ऑलराइट, लेट्स रिज्यूम। हमने मीन की बात कर ली थी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, एंड वी डिस्कस्ड मीन, मीडियन एंड मोड। और उसमें जो है वो हमने डिस्कस किया था कि मीन जो है तीन किस्म के डाटा सेट्स हैं। नंबर वन, रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा। फिर हमने कहा था अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रॉ डाटा से ऊपर की चीज़ है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज का नाम दे रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी थी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डाटा भी हम इसको कह सकते हैं। और फिर मैंने आपको तीनों डाटा सेट्स का मीन निकालना लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में सिखाया था। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो कि मीडियन। मीडियन वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा का मीडियन निकालने का तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मीडियन इज द मिडल नंबर इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मीडियन एक मिडिल नंबर होता है सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स में। सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही है सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब है या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग में। यूजुअली हम असेंडिंग में कर रहे होते हैं, बट कभी जरूरत पड़े तो हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में हम करके आंसर ला सकते हैं मीडियन का, ये याद रखें। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा नंबर पहले फिर बड़ा। और डिसेंडिंग होता है बड़े से शुरू करके छोटे में जाना। फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज असेंडिंग, एंड फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इज डिसेंडिंग। तो मीडियन मिडिल नंबर है, बट उसके लिए वी हैव टू सॉर्ट द नंबर्स, एंड द सॉर्टिंग कैन बी डन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? Now what is the process? So let's start with the process. The determine the median value in a sequence of numbers, the numbers, okay, the numbers और फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, एंड ये जो ऑर्डर है इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर हैज टू बी सॉर्टेड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड द मीन वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले इसमें भी तीन डाटा टाइप्स है, तो हम सबसे पहले अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा की बात करें। रॉ डाटा मतलब आपने देखा था कि नंबर्स एज इट इज लिखे हुए होते हैं, और आपने उन नंबर्स को देखते हुए नंबर्स को पहले अरेंज करना होता है, और उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई अनग्रुप डाटा के मीडियन निकालने का? इसमें एक जुगाड़ू तरीका भी होता है, काटने वाला, मतलब कैंसिल करते जाओ एंड लाइक समझ लें आप फंटरगिरी जिसमें बच्चे करते हैं कि या मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं या बहुत कम भी होते हैं तो वो वर्क कर सकता है, बाज़ औक़ात बहुत आसानी से वर्क कर जाता है। यू कैन फॉलो दैट, मतलब एक हल है उसका, वो गलत नहीं है, दैट कैन ऑल्सो बी फॉलोड, वो भी बताऊंगा आपको। और डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड है जो हमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बता देता है जो हमारा मीडियन वैल्यू होगा। जो हमारी मीडियन वैल्यू होगी वो एक टर्म होता है या एक से ज्यादा या दो टर्म्स होते हैं। अगर एक टर्म होगा तो वही मेरी मीडियन वैल्यू होगी, और दो टर्म्स होंगे तो दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकालूंगा। तो यही बात नीचे लिखी हुई भी है। सबसे पहले आपने नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहली चीज। उसके बाद आपने फॉलोइंग फॉर्मूला लगाना है, एंड द फॉर्मूला इज n+1 डिवाइडेड बाई 2। और मैंने टी एच जो लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर यहाँ पे फिफ्थ आता है, 5 आता है, तो इसका मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही। तो n+1/2 मेरा मीडियन का आंसर नहीं है, बल्कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन जब मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा तो वो ऑब्जर्वेशन, दैट ऑब्जर्वेशन विल बी माई मीडियन। मिसाल, 4 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स हैं, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 will give you 3. Now 3 is not the median. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द median. तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, सही है? ये थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरी मीडियन होगी, मतलब रीड करनी पड़ेगी थर्ड ऑब्जर्वेशन। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में अरेंज करने के बाद हमें रीड करनी पड़ेगी। तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन वेदर n इज इवन और ऑड। अच्छा, चाहे n इवन है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। हमने कहा था ना अनग्रुप डाटा के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज से हमें डिवाइड करना होता है, दिस इज n। हमने बात कर ली थी, n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज है। सिमिलरली यहाँ भी n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज है। नंबर ऑफ वैल्यूज में 1 ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरी मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी। नोट, इफ देयर इज एन ऑड अमाउंट ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट, द मीडियन वैल्यू इज द नंबर दैट इज इन द मिडल with the same amount of numbers below and above it. Same amount of numbers below and above it.
मिडिल में जो नंबर होगा, जब ऑड वैल्यूज होंगी तो एक नंबर होगा एग्जैक्टली और उसके जितने नीचे उसके नंबर्स होंगे उतने ही उसके ऊपर होंगे। बट इफ देयर इज एन इवन अमाउंट ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट, द मिडिल पेयर मस्ट बी डिटर्मिन्ड, एडेड टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 2 टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। तो पता ये चला कि बाज औकात, मिसाल है, अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगी, बट आपका आंसर 3.5 आ रहा है तो आप थर्ड ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे, आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे, उन दोनों ऑब्जर्वेशन को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे थर्ड एंड फोर्थ का, क्योंकि 3.5 का मतलब है थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन दोनों रीड करके उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपकी मीडियन वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इवन अमाउंट ऑफ नंबर्स है, द मिडिल पेयर मस्ट बी डिटरमिन्ड, एडेड टुगेदर, और मिडिल पेयर होगा थर्ड एंड फोर्थ। मिडिल पेयर मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, बस एन की जगह पे सिग्मा एफ आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, बस एन की जगह पे सिग्मा एफ आ जाएगा। ये आप बात को समझ कि एन की जगह जो है हमारा सिग्मा एफ आएगा। तो ये आगे आ रहा है मीडियन वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें से एन प्लस 1/2 जो है उसकी जगह सिग्मा एफ प्लस 1/2 हो गया, और वो वाली ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे, चाहे सिग्मा एफ इवन हो चाहे सिग्मा एफ ऑड हो। वही बात जो एन इवन और एन ऑड लिखा हुआ था कि एन इवन हो या एन ऑड हो, तो एन इज सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इवन हो या ऑड हो, फॉर्मूला सेम रहता है, सिग्मा एफ प्लस 1/2, और जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड डाटा टाइप है ना, उसमें मीडियन वैल्यू नहीं निकलती। डाटा टाइप 1 जो है अनग्रुप डाटा रॉ डाटा वाली, उसमें मीडियन वैल्यू निकलती। डाटा टाइप 2 जो है अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, उसमें, अच्छा मैं डाटा टाइप 1 2 3 कहूँ ना, आप जहन में बिठा लीजिएगा। डाटा टाइप 1 का मतलब रॉ डाटा, डाटा टाइप 2 का मतलब अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा टाइप 3 का मतलब क्लास इंटरवल्स यानी कि ग्रुप डाटा। और मैंने तीनों कैटेगरीज आपको लास्ट टाइम अच्छी तरह समझाई थी। तो डाटा टाइप 2 के अंदर सिग्मा एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, चाहे सिग्मा एफ इवन हो या ऑड हो। बट अगर थर्ड डाटा टाइप है जिसके अंदर ग्रुप क्लास इंटरवल्स होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें मीडियन वैल्यू नहीं निकलती, मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, ऊपर भी वैल्यू लिखा था। डाटा टाइप 1 और डाटा टाइप 1 और डाटा टाइप 2 के अंदर वैल्यूज होती है, मीडियन वैल्यू निकलती है। डाटा टाइप 3 के अंदर मीडियन वैल्यू नहीं निकलती, मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। क्या निकलता है? मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। बहुत ही ज्यादा अहम बात है, मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। अच्छा, मीडियन क्लास इंटरवल निकालने के लिए अगर आप सिग्मा एफ प्लस 1/2 भी कर देते तो कोई मसला नहीं होता, बट यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके एक इशू आता है और बच्चे घबराते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि डाटा टाइप 3 के अंदर हमें सिग्मा एफ तो लेना है, लेकिन उसको 1 से प्लस नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करना, चाहे सिग्मा एफ इवन हो या ऑड हो। डाटा टाइप 1 का फॉर्मूला है एन प्लस 1/2, और जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको रीड करना है। सिंगल है तो एक आंसर, डबल है डेसिमल वैल्यू आ रही है तो उससे पहले होल नंबर उसके बाद वाले होल नंबर के हिसाब से ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे और ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे। अच्छा, डाटा टाइप 2 के अंदर एन की जगह सिग्मा एफ आ गया तो सिग्मा एफ प्लस 1/2, और वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो ऊपर किया था, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा इंशाल्लाह भी। और डाटा टाइप 3 के अंदर आपने वैल्यू नहीं निकालनी होती बल्कि इंटरवल निकालना होता है, और इंटरवल निकालने का बेहतरीन तरीकेकार ये है कि आप सिग्मा एफ को 2 से डिवाइड कर दें, सिग्मा एफ प्लस 1 ना करें, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 2 कर दें, और उसमें आपके पास फिर जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी बेसिस पर आप इंटरवल डिटरमिन कर लेंगे, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने जा रहा हूँ। सही है, अब मैं आपको प्रोसेस जो है वो अप्लाई करके बता दूं ताकि आपको समझ आए। आ जाते हैं डाटा टाइप 1 के अंदर और हम बात करते हैं मीडियन की। करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियन। मीन मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरह समझा दिया था, अब हम बात कर रहे हैं मीडियन की। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ 18 स्टूडेंट रिकॉर्ड द मार्क्स, और हमने देखा था कि 10 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ था और 18 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया था। अच्छा, अब यहाँ यूजुअली जो नंबर्स होते हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते नहीं है, बट मैंने जान करके उसको अरेंज रखा है ताकि मीडियन निकालने में मसला ना हो।
लेकिन वैसे उसूल देखें, याद रखें, जब भी मीडियन निकालना होगा, सो वी ऑलवेज हैव टू अरेंज इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज अ वेरी मस्ट रिक्वायरमेंट। या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर ब जरूर उसको अरेंज करेंगे। ये हमेशा हमेशा करना होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर श्योर। ये हर सूरत हमें करना पड़ेगा। तो रैंडम सैंपल ऑफ 18 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द मार्क्स दे स्कोर्ड इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिक्स टेस्ट। अच्छा, अब देखें असेंडिंग में अरेंज्ड है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 तक मामला जा रहा है। अब मीडियन डाटा टाइप 1 के अंदर फॉर्मूला क्या बताया था मीडियन का, तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्मूला था n+1/2, बट ये मीडियन नहीं आएगा। इससे मुझे वो ऑब्जर्वेशन पता चलेगी जो मीडियन है। अब यहाँ नंबर्स थे कितने ये देख लें। 18 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो 6 स्टूडेंट्स का मार्क्स ऊपर है, फिर 6 के नीचे है, और 6 के तीसरी लाइन में 18 स्टूडेंट्स हो गए ऑल टुगेदर, राइट। अब वो 18 स्टूडेंट्स हैं, तो n जो है वो 18 हो गया हमारा। अच्छा, n+1/2 जब हमने किया तो n की जगह आ गया 18। तो 18+1/2 जब हमने किया तो इट इज 9.5। 9.5 ऑब्जर्वेशन क्या आ गया भाई, 9.5 ऑब्जर्वेशन आ गया। अच्छा, 9.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि 9th and 10th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, एवरेज ऑफ 9th and 10th ऑब्जर्वेशन। ये बात आप समझ लो क्या मतलब इसका। एवरेज ऑफ 9th and 10th ऑब्जर्वेशन, 9th and 10th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। n+1/2 n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 18 ऑब्जर्वेशन थी, 18 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 18+1/2 के 9.5 है, 9.5 नहीं है मीडियन, 9.5 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब एवरेज निकालना होगा 9th and 10th का। ये आपको बताया था कि जो डेसिमल नंबर आता है, क्योंकि इवन ऑब्जर्वेशन है, देखें n 18 है मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर में आपको पहले ही बता दिया गया था कि एक मीडियन नहीं होगा बल्कि दो होंगे, और दोनों का एवरेज अल्टीमेट मीडियन होगा। तो 9.5 का मतलब है कि 9.5 से पहले होल नंबर 9 है, 9.5 के बाद जो होल नंबर है वो 10 है। तो 9th ऑब्जर्वेशन और 10th ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे, और उन दोनों का एवरेज निकालेंगे, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। असेंडिंग में अरेंज कर लिया पहले, अब रीड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th ऑब्जर्वेशन 4 है, अब देखिए मैंने यहाँ 4 लिखा है। 10th ऑब्जर्वेशन 5 है, अब देखिए मैंने यहाँ 5 लिखा है। तो 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 10th ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड किया, और इसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो 4+5 डिवाइड 2 विल गिव यू 4.5। तो एवरेज निकालने के बाद जो नंबर आया, एक तो ये 9.5 मेरा मीडियन नहीं है, 9.5 इज नॉट द मीडियन। 9.5 का मतलब है 9th और 10th को रीड करेंगे, उनका एवरेज निकाल के मीडियन आएगा। तो 9th ऑब्जर्वेशन वॉज 4, 10th ऑब्जर्वेशन वॉज 5, इनको ऐड करके डिवाइड 2 क्या आंसर आ गया 4.5। लिहाजा हमारा मीडियन होगा 4.5, और मीडियन विल बी 4.5। सही है। तो ये मीडियन हमने निकाल लिया, आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। मैंने आपको कहा था एक और तरीका होता है जो बच्चे फॉलो करते हैं, जुगाड़ू तरीका। वो क्या है, वो देख लें। बच्चे कहते हैं कि काटना शुरू कर देते पेंसिल से। यहाँ से एक नंबर काटा, एक यहाँ से काटा, एक शुरू से काटा, एक एंड से काटा। असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद होता है ये। फिर एक यहाँ से काटा, 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 फिर एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से। अच्छा, अब अगर काटते काटते बीच में एक नंबर बच जाए तो वो एक नंबर मीडियन है, और कैंसिल करते करते बीच में दो नंबर बच जाएं तो उन दोनों का एवरेज मीडियन है। अब ये वो तरीका होता है, इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। बट ये वर्क कब करता है, जब अनग्रुप डाटा होता है। डाटा टाइप 1 के अंदर वर्क करता है, डाटा टाइप 2 में वर्क नहीं करता, डाटा टाइप 3 में वर्क नहीं करता। ये वर्क करता है डाटा टाइप 1 के अंदर वर्क करता है, जिसमें अनग्रुप डाटा रॉ डाटा होता है। याद रखें कि कैंसिल करते जाएं, कैंसिल करते करते एक नंबर बच जाए तो वो एक नंबर ही मेरा मीडियन है। और मीडियन अगर लेट सपोज 5 भी कटा हुआ होता तो फिर मीडियन हमारा 4 होता। बट अगर काटते काटते बीच में दो नंबर्स बच गए, एक 4 एक 5, तो उसमें 4 और 5 का एवरेज लेके 4.5 हमारा मीडियन। अब देखें इसमें ये n+1/2 लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काटते काटते हमारा आंसर आ सकता है। तो इसीलिए कैंसलेशन वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं। बट अगर बहुत सारे नंबर हो, मिसाल है अगर 50 नंबर 40 नंबर से 50 नंबर से, तो फिर काटते काटते ज्यादा टाइम लगेगा, फॉर्मूला हमें जल्दी से बता दे। जैसे यहाँ अगर कोई अक्कल लगाता तो 9.5 का मतलब 9th and 10th, तो 6 ऊपर हो गई हैं, 7 8 9, 9वीं ये है, 10वीं। डायरेक्ट 9 देखी, डायरेक्ट 10 देखी, और ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। दिस इज वेरी क्विक। और जितनी ज्यादा टर्म्स होंगे उतना फिर उस कैंसलेशन वाली अप्रोच में ज्यादा टाइम लगेगा, उतने नंबर्स काटने पड़ेंगे।
ये थोड़ा सा, अब आप देख लें, अगर कम नंबर हैं और आपको वो सूटेबल लगता है तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं काटने वाली अप्रोच को। वैसे ही ये फॉर्मूला वाली अप्रोच जो है ये आपके काफी काम की रहती है। बाकी आपको जो कन्वीनियंट रहता है मैंने दोनों सिखा दिए। तो 9th और 10th को एवरेज करके डिवाइड बाई 2 करके आपको मीडियन आ गया। मुझे बताएं क्या ये बात सबको समझ आ गई है? डाटा टाइप 1 का मीडियन कैसे निकालना है ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ कर अप्लाई कर दिया। मुझे जरा बताएंगे तो डाटा टाइप 2 और 3 का मीडियन निकालना बताओ। हाँ भाई, एक्नॉलेजमेंट दे दें, कहाँ चले गए? क्या ये जो मैं समझा रहा था ये समझ आ गया नहीं आया? ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया नहीं हो गया? कौन देगा एक्नॉलेजमेंट? खामोश रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? कोई वही थोड़ी नाजिर होगी, फरिश्ता आके थोड़ी बताएगा मुझे। चलें, डाटा टाइप 1 जो है उसका मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। डाटा टाइप 2 का है, आपको पता है डाटा टाइप 2 जो है वो डाटा टाइप 1 को ही हमने ऑर्गेनाइज किया था, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में किया था तो वो कन्वर्ट हुआ था, लिहाजा मीडियन सेम आएगा। बट प्रोसेस तो हमें समझना है। प्रोसेस क्या सीखा था मीडियन का, आइए देखते हैं। हमने सीखा था n+1/2 था ना टाइप 1 में। टाइप 2 में, डाटा टाइप 2 में सिग्मा एफ प्लस 1/2 है। तो सिग्मा एफ का मतलब तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम। तमाम फ्रीक्वेंसी का सम मैंने मीन के लिए भी निकाला था विच वॉज 18, और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर 18 स्टूडेंट्स का डाटा है तो सिग्मा एफ 18 होगा। तो हमने 18+1 डिवाइड जब 2 किया तो 9.5 आ गया। अब यहाँ से तो कैंसिलेशन वाला चक्कर चलेगा नहीं, ये नहीं कर सकते यहाँ से ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, या तो ये नंबर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ से यहाँ कैंसिलेशन वाला चीज से नहीं चल सकता, सिर्फ डाटा टाइप 1 में चलता है, दैट्स इट। डाटा टाइप 2 में हमें क्या करना है? 9.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब है 9th और 10th का एवरेज। अब पता है क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब पता है क्या? यहाँ तक दो नंबर्स हो चुके, यहाँ तक दो नंबर्स हो चुके। तो टू फ्रीक्वेंसी ये है, फिर एक वन फ्रीक्वेंसी ये है। यहाँ तक कितने नंबर्स हो गए भाई? यहाँ तक, यहाँ तक कितने नंबर्स हो गए? यहाँ तक 3 नंबर्स हो गए। फिर हम आगे आए, हमने 3 ऐड किया, 3 नंबर्स और हो गए, क्योंकि 2 3 दफा होगा तो ही तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना। तो 3 नंबर्स यहाँ तक हो गए। 3 नंबर्स मजीद होगा तो यहाँ तक इस बाउंड्री तक छः 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 बच्चे हो। फिर हमने 2 ऐड किया तो यह इस बाउंड्री तक 8 8 हो गए टोटल। अच्छा, अब इस बाउंड्री तक 9 हुए, इसका मतलब 9th ये वाला है। यहाँ आके 9th आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर आ रहा है ना वो मेरी 9th ऑब्जर्वेशन होगी। इस प्रोसेस को जरा समझें। फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते हैं, करते करते जब तक 9 नहीं बनता जब तक करते रहेंगे। 2+1 3, 3+3 6, 6+2 8। यहाँ तक जो टोटल हुआ है ना वो 8 स्टूडेंट्स हो। अच्छा, फिर ये +1 किया तो 9 हो गया। तो 9th स्टूडेंट जो है, 9th स्टूडेंट के मार्क्स है 4। तो आपने जैसे ही यहाँ तक पहुंचे आपने 4 नोट कर ली। 9th स्टूडेंट के मार्क्स है 4, ये आपने 4 लिख दी। अच्छा, फिर आप ऐड कर रहे थे तो यहाँ तक 9 तक पहुंच गए थे। 9, यहाँ तक 9 हो गया था, 9+2 11। तो 10th ऑब्जर्वेशन यकीन यहाँ लाए करे। अगर 5 2 दफा, इसका मतलब 10th ऑब्जर्वेशन भी 2 है और 11th ऑब्जर्वेशन भी 2 है। तो इसके एंड तक तो 11 हो गई थी, इसका मतलब 10वीं ऑब्जर्वेशन 5 होगी। तो 9th ऑब्जर्वेशन, अच्छा यहाँ मिसाल फ्रीक्वेंसी दो 2 होती। 2+1 3, 3+3 6, 6+2 8, 8+2 होता 10। 8+2 10 का मतलब है 9th ऑब्जर्वेशन भी यहीं लाई कर रही है, 10 भी यहीं लाई कर रही है। तो जब दोनों ही 4 हैं तो 4+4/2 से 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है। इसका मतलब यहाँ तक 8 ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, +1 करने के बाद यहाँ तक 9 हो गई। तो 9th ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है। 9th ऑब्जर्वेशन 4 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 ही थी तो अब 10th ऑब्जर्वेशन अगली जगह, अगली उसमें लाई करेगी, अगली कॉलम में। तो 10th ऑब्जर्वेशन आपकी 5 होगी।
नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है 4, 10th ऑब्जर्वेशन आपकी है 5। इन दोनों को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 2, 4 + 5 डिवाइड बाय 2, एंड द मोड इज, सॉरी, द मीडियन इज 4.5। द मीडियन इज 4.5। ये आपकी डाटा टाइप 2 हो गई। सिग्मा एफ प्लस 1/2 करके जो आंसर आएगा 9.5, उसको देखने के लिए फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे शुरू से। पहली जो क्लास होगी असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद। अब देखिए टेबल फॉर्म में यूजुअली ऐसा ही होता है, हमेशा नहीं बोल रहा, यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमेशा, यूजुअली ऐसा ही होता है कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज, असेंडिंग में अरेंज हुआ वो। तब देखिए मार्क्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है। तो अरेंज अगर नहीं हुआ वो होता तो पहले अरेंज करना पड़ता। यूजुअली जब टेबल फॉर्म में दिया होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, तो अरेंज करके ही दे रहा होता है। बट अगर अरेंज नहीं किया होता तो भाई पहले अरेंज करना पड़ता, क्योंकि अरेंज हुआ हुआ था तो आपने सिग्मा एफ प्लस 1/2 लगाया, 18 + 1/2 किया, तो 9.5 आ गया। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन 4 थी, 10th ऑब्जर्वेशन 5 थी, इनका एवरेज लेके आपका मीडियन आ गया। मुझे बताएं यहाँ तक एग्जाम्पल 2 यानी कि डाटा टाइप 2 भी सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब आते हैं डाटा टाइप 3 की तरफ। डाटा टाइप 3 के अंदर मैंने आपको बताया था और सिंपल है, आपने सिग्मा f/2 करना है, +1 भी नहीं करना। और यहाँ मीडियन वैल्यू नहीं निकलती, बल्कि मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। क्या निकलता है? मीडियन इंटरवल निकलता है। स्टेट विच इंटरवल, ऊपर क्या था? फाइंड द मीन मीडियन मोड, यहाँ भी था मीन मीडियन मोड। लेकिन डाटा 3 जो है इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टू ट्रैवल टू वर्क। पार्ट नंबर 1 कह रहा है एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम निकालें। तो इसको मीन को एस्टिमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिडिल वैल्यू का इस्तेमाल करना ही एक एस्टिमेट है। फिर अगले पार्ट में कह रहा है स्टेट विच टाइम इंटरवल इन द टेबल कंटेन्स द मीडियन। मीडियन किस इंटरवल में लाई करता है, वो इंटरवल बताओ। वो इंटरवल बताओ जिस जिस इंटरवल में मीडियन लाई करता है। मीडियन वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि मीडियन का इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में मीडियन लाई करेगा। एक्चुअल मीडियन की वैल्यू निकालना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है हमें, बल्कि सिर्फ इस डाटा टाइप 3 के अंदर हमें मीडियन वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना होता है। अच्छा, तो ये इंटरवल निकालने का तरीका क्या है आपको बताया, सिग्मा f/2 करेंगे आप। सिग्मा एफ डिवाइड 2 करेंगे। अब सिग्मा एफ का मतलब तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम, सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब इसको ऐड करेंगे तो यकीनन, क्योंकि 435 लोग थे तो इनका सम 435 आएगा। इन सब का सम जो है दैट विल बी 435। सिग्मा f/2 करना था आपने, 435 डिवाइड 2 कर दिया। 435 डिवाइड 2 जैसे ही किया, 435 डिवाइडेड बाई 2 आपने जैसे ही किया, तो 217.5 आ गया। 217.5 जहां लाइक कर रहा होगा, वो वाला इंटरवल आपका मीडियन इंटरवल बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, जैसे कि हमने डाटा टू में किया था। तो यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 60। तो यहाँ तक 60 + 80 140। तो मैं देखें एंड में टोटल लिख रहा हूँ, यहाँ तक 60 हो गई, 60 + 80 यहाँ तक 140 हो गई, फिर 140 + 55 195, यहाँ तक 195 हो गई, यहाँ तक 195 हो गई। उसके 195 में 65 अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ तक 260 हो। अब आप सोचो, जब यहाँ तक पिछली क्लास के एंड तक 195 थी, और अगली क्लास के एंड तक 260 है, और हमें जो चाहिए वो 217.5 चाहिए। तो अगला खुद समझ जाएगा कि 196 से लेकर 196 ऑब्जर्वेशन भी यहाँ लाया करेगी, और 259 ऑब्जर्वेशन भी यहाँ लाया करेगी, 30 से 40 के दरमियान। तो 196 से 254 के दरमियान, 259 के दरमियान, सॉरी, 196 से 259 के दरमियान, जिसमें 196 एंड 259 दोनों इंक्लूसिव है। 196 से 259 के दरमियान, जिसमें 196 और 259 इंक्लूसिव है,
तमाम वैल्यूज 30 से 40 के दरमियान लाया कर रही। तो 196 ऑब्जर्वेशन हो या 200 तो या 258 तो या 259 तक हो, मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन की है। लोअर लिमिट 196 टर्म होना चाहिए, अपर लिमिट 259 टर्म होना चाहिए। तो अगर वो है तो इसका मतलब वो इस क्लास में लाया करता है, और इस क्लास का जो इंटरवल है वो 30 से 40 है, लिहाजा यही मेरा आंसर बनेगा। विच इंटरवल कंटेन्स द मीडियन, द इंटरवल इज 30 till 40 एज इट इज कॉपी करता है, क्योंकि 217.5 इस इंटरवल में लाया करता है। 60 + 80 + 55 + 65 करेंगे 260 आ जाएगा। इसका मतलब 217 और 218 दोनों यही लाया करेंगे। और मैंने कहा था यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 217 एक इंटरवल में हो, 218 दूसरे इंटरवल में, नहीं, एक ही इंटरवल में होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा जो इंटरवल का आंसर होगा दैट इज बिटवीन 30 एंड 40। ये आपका डाटा टाइप 3 जो है उसका मीडियन निकालने का तरीका था, कि हमने वैल्यू नहीं निकाली बल्कि हमने इंटरवल निकाला। मुझे बताएं ये बात भी क्लियर हो गई कि मीडियन इंटरवल थर्ड डाटा टाइप कैसे निकल रहा है, और मीडियन तीनों डाटा टाइप्स का आपका क्लियर हो गया है या नहीं? एक्नॉलेजमेंट दे दी। तो ये एक्नॉलेजमेंट दे दिया करें, कंजूसी नहीं करें मैसेज लिखने में। कुछ बच्चे लिखते हैं कुछ नहीं लिखते, ऐसा नहीं करें, हर किसी की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। तीसरी जो चीज है वो है मोड। तीनों डाटा टाइप का मोड निकालना भी आपको सिखाता हूँ, फिर उस एग्जाम्पल पे अप्लाई कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अब मोड में भी क्या है कि पहली जो कैटेगरी है उसमें मॉडल वैल्यू निकलती है, दूसरी कैटेगरी जो है उसमें मॉडल वैल्यू निकलती है, और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें मॉडल वैल्यू नहीं निकलती बल्कि मॉडल क्लास इंटरवल निकलता है। मीडियन में भी आपको मैंने बताया कि पहली दो कैटेगरी जो है डाटा टाइप की, डाटा की जो तो पहली दो कैटेगरीज है उसमें मीडियन वैल्यू निकलती है, और तीसरी डाटा टाइप के अंदर मीडियन क्लास इंटरवल निकलता है। सिमिलरली यहाँ पे मोड या मॉडल वैल्यू कहा जाता है पहली दो कैटेगरीज के लिए, और मॉडल क्लास इंटरवल कहा जाता है फॉर थर्ड कैटेगरी, या फाइंड द इंटरवल इन विच द मोड लाई। अच्छा, अभी ये जरा समझ लें बात को कि मोड की क्या सिफत है, मोड कैसे निकलता है। तो पहली डाटा टाइप की बात करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। मॉडल वैल्यूज ऑफ अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा, रॉ डाटा की मॉडल वैल्यू कैसे निकालते हैं? द मोड और मॉडल वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन नंबर इन डाटा सेट। मीन क्या है? एवरेज, तमाम नंबर्स का एवरेज। मीडियन क्या है भाई? मिडल वैल्यू। मोड क्या है? मोस्ट कॉमन नंबर, मोस्ट कॉमन नंबर। द मोड और मॉडल वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन नंबर इन a data set. It is useful in statistics because it can tell us about the most popular item in a data set. In our data set, which is the most popular item? जैसे मिसाल है भाई, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, और मैनेजमेंट पूछती है भाई आपके पास, हम आपको पिकनिक पे ले जाना चाहते हैं, बताएं आप कहाँ ले जाएं? ड्रीम ड्रीम वर्ल्ड ले जाएं, हम आपको वाटर पार्क ले जाएं, हम आपको जो है वो फार्म हाउस ले जाएं, हम आपको कोई और किसी थीम पार्क में ले जाएं? तो बच्चों से पूछा गया, अब उसमें वोटिंग हुई, तो किसी ने कहा वाटर पार्क, किसी ने कहा फार्म हाउस, किसी ने कहा ड्रीम वर्ल्ड, किसी ने कहा नॉर्मल थीम पार्क ले जाएं। तो मल्टीपल आंसर्स हैं। सबसे ज्यादा कॉमन आंसर फार्म हाउस था, मिसाल है फार्म हाउस। तो उस केस के अंदर फिर हमारा जो मॉडल हो जाएगा, जो मोड हो जाएगा, दैट विल बी द फार्म। अब ये वो डाटा है जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा के लिए तो मोड ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बाकी सब तो निकल ही नहीं सकते, बाकी सबके डाटा न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो मोड का एक, वैसे तो मोड के डिसएडवांटेजेस हैं बहुत ज्यादा, कि मोड जो है भाई कोई भी नंबर सबसे, जैसे मिसाल है क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट जो है वो अलग अलग मार्क्स लेकर आया है, लेकिन एक 0 मार्क्स आने वाले दो स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2, सबसे ज्यादा अकर होने वाला नंबर 0 है, तो मोड आ जाएगा 0। अब मोड एक एवरेज का काम कर रही है, और मोड 2 0 बन गया।
अच्छा बाकी सबके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, सिर्फ दो बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स, या समझ लें नॉर्मल किसी का एक कोई एक मार्क आ रहा है, 5 आ रहा है, जैसे 5 मार्क्स है, तो एक बच्चे के हैं या दो बच्चे के, लेकिन जीरो लाने वाले 3 बच्चे, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जीरो की है, तो जीरो हमारा मोड बन गया। तो जो सबसे कॉमन नंबर होता है वो मोड बन जाता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। इसका मतलब तो वो एवरेज रिप्रेजेंटेटिव होती ही नहीं है। अच्छा फिर एक और मसला है, कभी कभार मोड होता ही नहीं है, सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे अब मिसाल है 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ और क्लास में 50 बच्चे थे, एक के 0 है, एक के 1 है, एक के 2 है, एक के 3 है, एक के 4 है, एक के 5 है, एक के 6 है, एक 7 है, किसी के कोई नंबर रिपीट ही नहीं है, हर बच्चे के अलग नंबर है। जब कोई नंबर रिपीट ही नहीं है, तो तमाम नंबर्स की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, मतलब कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा, कॉमन मोस्ट कॉमन बन ही नहीं रहा, लिहाजा उस केस में नो मोड, कोई भी मोड नहीं। या ऐसा समझने कि हर नंबर दो दो दफा, दो बच्चे 0 लाए, दो दफे बच्चे 1 लाए, दो बच्चे 2 लाए, बच्चे 3 लाए, दो बच्चे 4 लाए, दो बच्चे 5 लाए, तो इसका मतलब तमाम नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ भी कोई मोड नहीं। और अगर ऐसा है कि लेट सपोज 0 दो दफा है, और 0 के साथ साथ 10 नंबर का टेस्ट है, 10 भी दो दफा है, बाकी सब एक एक दफा है, तो फिर 0 भी मोड बनेगा और 10 भी मोड बनेगा। तो नंबर 1 कभी मोड होता ही नहीं है, कभी मोड जो है वो एक से ज्यादा हो जाते हैं। तो मोड पे रिलायंस सबसे कम होनी चाहिए, तीनों मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पे सबसे कम रिलायंस जिस मेजर पे होगी ना, वो मेजर है मोड। तो वो आगे सारी बातें लिखी हुई हैं कि इट इज यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट कैन टेल अस अबाउट द मोस्ट पॉपुलर आइटम, बस पॉपुलर आइटम तो बता देगा, बट जो अमाउंट वैल्यू फॉर्म में आएगी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती यूजुअली, अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो। लेकिन अगर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डाटा, जैसे यहाँ पर आप देखें, in a customer survey where the company is rated from 1 to 5, the most, if the most popular answer is 2, then the company knows that it has to make some improvement in the customer service। कंपनी की कस्टमर सर्विस की रेटिंग का कहा गया, तो कोई तकरीबन हर कोई अलग अलग रेटिंग देता है ना, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी हम करते हैं तो अक्सर रेटिंग पूछी जाती है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं तो रेटिंग पूछी जाती है, अक्सर वो पूछता है भाई कैसी कॉल रही, रेटिंग अच्छी है नहीं, तो किसी ने रेटिंग 1 दी, किसी ने 2 दी, किसी ने 3 दी, किसी ने 4 दी, किसी ने 5 दी। तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन रेटिंग वाले लोगों को पिक करके अंदाजा लगाया जाता है कि यार लेट सपोज अगर 50 कस्टमर्स ने 30 ने ये कहा कि भाई आपकी सर्विस अच्छी है, इससे ये पता चला कि भाई हमारी वाकई जो 50 दफा में 30, मतलब 30 का तो बहुत अच्छा मतलब हो गया, कस्टमर हमसे तकरीबन कस्टमर हमसे खुश है, बाकी कोई ना कोई ऐप तो कोई ना कोई कस्टमर निकाल ही रहा होता है। तो डेटा सेट might have exactly one model value, बाजों का सिर्फ एक मॉडल वैल्यू होती है, a data set might have multiple model values, बाजों का एक से ज्यादा होती है, a data set might have no model values, बाजों का कोई होती ही नहीं। अच्छा कोई डाटा टाइप है ना, न्यूमेरिकल डाटा है, उसका आप बोले मीन है, भाई मीन तो हर सूरत निकलेगा ही निकलेगा, डाटा टाइप, और अच्छा मीन तो निकलेगा ही निकलेगा, इसी तरह मीडियन, हाँ भाई न्यूमेरिकल डाटा है तो मीडियन भी निकलेगा ही निकलेगा। अब अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो उसका मोड, मोड उसका उसका भी निकलेगा, लेकिन अगर सारी वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मोड नहीं निकलेगा। तो न्यूमेरिकल डाटा का तो ये कंफर्म है कि मीन और मीडियन निकलेगा ही निकलेगा, चाहे मोड हो या ना हो। और जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, मतलब जो जिसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त कि भाई कंपनी की रेटिंग है, अभी तो चलेंगे 1 to 5 तो न्यूमेरिकल डाटा है, बट ये भी उस तरह का डाटा ही है ना कि जिसमें मोस्ट कॉमन नंबर देखा जा रहा है। मिसाल है ग्रेडिंग सिस्टम है, क्लास में कितने बच्चों के ग्रेड आए भाई, कुछ के ए आए, कुछ के बी आए, मैथ्स में क्या ग्रेड आए, तो ए वाले इतने, बी वाले इतने, ए स्टार वाले इतने, बी वाले इतने, सी वाले इतने, डी वाले इतने, तो मोस्ट कॉमन नंबर ए था मिसाल, तो हमने कहा ए हमारा इस क्लास का मोड हो जाएगा। अब वो जो ग्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरेज परसेंटेज भी नहीं निकल सकती, तो मीन नहीं निकल सकता, अरेंजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मसला तो नंबर्स में होता है, तो इसका मतलब वहां मीडियन का भी चक्कर नहीं रहेगा, उस केस में सिर्फ मोड का चक्कर बाकी रहेगा। तो मीन एंड मीडियन दोनों वो मेजर्स हैं जो न्यूमेरिकल डाटा पे वर्क करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल पे नहीं करते। लेकिन मोड जो है न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों पे दोनों के लिए फायदेमंद है, बट जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है उस पर तो वो कभी वर्क करता है कभी नहीं करता। वजह ये कि अगर तमाम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, कोई नंबर सबसे ज्यादा दफा आया ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि तमाम नंबर्स को मोड कह देंगे, बल्कि हम कहेंगे यहाँ पर कोई मोड नहीं है, देयर इज नो मोड एट ऑल। तो मोड और मॉडल वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन नंबर,
मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, मोस्ट कॉमन नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, अलग अलग बातें यूज होती है. It is useful in statistics because it can tell us about the most popular item in a data set. For example, in a customer survey where the company is rated from 1 to 5, the most popular answer is 2. The company knows that it has to make some improvement in the customer service. ये बात हमने पढ़ ली थी, खैर दोबारा रिपीट कर ली. A data set might have exactly one model value, खाली एक वैल्यू हो. It might have multiple model values and there might be no mode at all. मोड को मॉडल वैल्यू भी कहा जाता है. नो मॉडल वैल्यू एट ऑल. तो ये 3 पॉइंटर्स आपने मोड के हवाले से याद रखते हैं. अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, ये रॉ डाटा है. रॉ डाटा की कहानी है. रॉ डाटा में सबसे ज्यादा दफा जो नंबर आ रहा होगा ना, वो आपका मोड हो जाएगा. अब जो मॉडल वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या मॉडल क्लास इंटरवल फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डाटा टाइप 2 और डाटा टाइप 3 की बात हो रही. तो पहला पॉइंटर पढ़ते हैं. द मॉडल वैल्यू विल बी द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डाटा टाइप 2 का तो मसला हल हो गया. जैसे डाटा टाइप 1 में कह रहे थे सबसे ज्यादा दफा आने वाला नंबर, तो डाटा टाइप 1 को ही तो 2 में कन्वर्ट करते हैं. तो डाटा टाइप 2 के अंदर जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, वो नंबर हमारा मॉडल क्लास इंटरवल बनेगा. जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, वो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल बनेगा. अच्छा, मैं इंटरवल पे आ गया, सॉरी. डाटा टाइप 2 की बात कर रहा हूँ. जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो नंबर मेरी मॉडल क्लास वैल्यू, वो नंबर मेरी मॉडल वैल्यू बनेगी, वो नंबर मेरा मोड होगी. अनग्रुप या रॉ डाटा है, तो देखो सबसे ज्यादा दफा कौन आ रहा है. अगर डाटा टाइप 2 है तो देखो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो नंबर सबसे ज्यादा दफा आ रहा होगा. तो नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी दैट नंबर. नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दरअसल वो नंबर होगा, नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो नंबर होगा जो मेरी मॉडल वैल्यू या मोड कहलाएगी. और जो डाटा टाइप 3 है, मॉडल क्लास इंटरवल फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें द मॉडल क्लास इंटरवल विल बी द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है. थर्ड डाटा टाइप 1 जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, मेरा मोड है. डाटा टाइप 2 जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो मेरा मोड है. डाटा टाइप 3 जिसमें इंटरवल्स होते हैं, वहां मॉडल वैल्यू नहीं होती, बल्कि मॉडल क्लास इंटरवल होता है. तो मॉडल क्लास इंटरवल वो इंटरवल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, अगर तो ये देख लिया आपने कि उसके क्लास इंटरवल्स इक्वल. अब सवाल, इंटरवल्स इक्वल या अनइक्वल का फैसला कैसे होगा, ये देखें. एक इंटरवल 0 से 10 है, एक इंटरवल 10 से 20 है, एक इंटरवल 20 से 30 है, एक इंटरवल 30 से 40. अब देखें 0 से 10 का फासला कितना है. जो इनका फासला होता है उसको कहते हैं क्लास विड्थ. आगे फॉर्मूला भी लिखा होगा. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास विड्थ रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लास. तो इसका मतलब 0 से 10 वाला जो है, उसकी क्लास विड्थ अगर देखी जाए तो 10 है. 10 - 0. 10 से 20 वाली है, उसमें 20 - 10 करेंगे तो क्लास विड्थ 10 हो जाएगी. 20 से 30 करेंगे तो क्लास विड्थ आपकी फिर 10 हो जाएगी. अब देख सकते हैं क्लास विड्थ 10 है, क्लास विड्थ 10 है, क्लास विड्थ 10 है. इसको इक्वल क्लास इंटरवल्स कहते हैं. क्लास इंटरवल जब इक्वल है तो उसका मतलब फिर हमें कुछ और एडिशनल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही इंटरवल मेरा मॉडल क्लास इंटरवल बनेगा. तो द मॉडल क्लास इंटरवल विल बी द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. Model class interval will be the class interval with the highest frequency in case of equal class interval. अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं, अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं, अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं, तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है. जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, वो इंटरवल मेरा मॉडल क्लास इंटरवल बनेगा. बट अगर मिसाल है कि क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं, अनइक्वल है, मतलब मिसाल देता हूँ, 0 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 35. अच्छा, अब ये इंटरवल देखें, इसकी क्लास विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ कितनी है 10. इसकी कितनी है, दूसरे वाले की 5, तीसरे वाले की 10, चौथे वाले की 10. सर सारी क्लास विड्थ 10 आ रही है, सिर्फ सेकंड वाली 5 है. तो कोई बात नहीं, एक भी क्लास इंटरवल की विड्थ अगर डिफरेंट होगी, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन से काम नहीं चलेगा, बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. So the model class interval will be the class interval with the highest frequency density. Highest frequency नहीं, बल्कि highest frequency density. अगर equal class interval है तो highest frequency की वजह से फैसला कर लेंगे. बट अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल है, मतलब एक छोटा एक बड़ा है,
विथ क्लास की डिफरेंट है। तो उस केस में क्लास इंटरवल निकालने के लिए, सॉरी, मॉडल क्लास इंटरवल निकालने के लिए मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को देखना होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें सबसे हाईएस्ट जो होगी वो मेरी मॉडल क्लास इंटरवल होगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। और क्लास विड्थ का फॉर्मूला मैंने पहले डिस्कस कर लिया, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दें। In a frequency distribution, class will refer to the difference between the upper and lower boundaries of any class or category. मुझे बताएं ये प्रोसेस जो मैंने मोड के हवाले से समझाया, कि ये प्रोसेस क्लियर है? फिर इसके एग्जांपल पे आते हैं, तीनों एग्जांपल्स में मोड निकलवाते हैं। पहले यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दें। अच्छा, इसको अप्लाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं। फाइंड द मोड, मोड निकालें। अब देखें सबसे ज्यादा दफा मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, मोस्ट कॉमन नंबर। अब देखें सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 0 2 दफा था, 2 3 दफा था, और 9 भी 3 दफा था। बाकी सब नंबर देख ले 3 से कम दफा है, कोई 1 दफा है, कोई 2 दफा है, 3 दफा कोई भी नहीं। तो देखिए 3, 2 जो है वो भी 3 दफा है, और 9 भी 3 दफा है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर एक नहीं है बल्कि दो है। तो मोड का आंसर भी एक नहीं दिया, दो दिए, मोड 2 एंड 9। 2 भी मेरा मोड है, 9 भी मेरा मोड। अब आप सोचो ना यार, मैं कह रहा हूँ एवरेज मार्क्स, ये एवरेज फिगर वो होता है जिसकी बेसिस पर हम एक क्लास को दूसरी क्लास से कंपेयर करते हैं। तो 18 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर जो एक एवरेज के तौर पे एक मार्क आया वो 2 है, और एक एवरेज के तौर पे नंबर आया वो 9 है। इन दोनों में कितना फासला है, करीब करीब भी नहीं है। किसको एवरेज माने? 2 को एवरेज माने, 9 को एवरेज माने, किसको एवरेज माने? तो हमें आंसर तो मिल गया मोड का 2 एंड 9। बट इसको एवरेज बनाना, इसको एज अ मींस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनाना, कि ये इंटायर डाटा सेट को रिप्रेजेंट करे, ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट रिलायबल मेजर है। मोड इज आर लीस्ट रिलायबल मेजर। तो मीन मीडियन मोड में मोड हमने 2 एंड 9 का, क्योंकि 2 भी 3 दफा है और 9 3 दफा है। मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमन नंबर या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आखिरी नंबर जो है वो एक नंबर नहीं है बल्कि दो नंबर है, 2 एंड 9। ठीक है, तो मेरा मोड आ गया 2 एंड 9। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने आपको कहा था नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो वही बात है, क्योंकि वही डाटा कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ आप फ्रीक्वेंसी सारी देख लें, उसमें आपको 3 जो है 2 दफा नजर आएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 की जो फ्रीक्वेंसी, अच्छा 3 हमारा मोड नहीं है, बल्कि 3 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है वो मेरा मोड, मेरा मोड 2 है, और मेरा मोड 9 है। क्यों भाई? क्योंकि 2 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है, और 2 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है, और 9 की भी फ्रीक्वेंसी 3। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक नंबर की नहीं है बल्कि दो नंबर्स की। क्योंकि दो नंबर्स की है, लिहाजा दोनों नंबर्स मोड बनेंगे। तो मोड मेरा 2 भी होगा और मोड मेरा 9 भी होगा। तो मोड बेसिकली 2 एंड 9। 2 भी मोड है और 9 भी मोड है। मोड इज इक्वल टू 2 एंड 9। ये आपकी डाटा टाइप 2 हो गई। डाटा टाइप 3 के अंदर मैंने आपको कहा था मोड, मॉडल वैल्यू नहीं आएगी बल्कि मॉडल क्लास इंटरवल आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या क्लास इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल। अब देखें 0 से 10 का फासला कितना है भाई, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 0 से 10 का फासला है 10, 10 से 20 का फासला 10, 20 से 30 का फासला 10, 30 से 40 का फासला 10, 40 से 50 का फासला भी 10। लेकिन 50 से 70 का जो फासला है वो 20 का है। मतलब तमाम क्लास विथ 10 है। देखें आप, तमाम क्लास विथ आपको नजर आ रही है कि 10 है, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। बट ये जो आखिरी क्लास है इसकी क्लास विथ सबसे ज्यादा है, लिहाजा इसी के कॉरस, लिहाजा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारा वो इंटरवल, मॉडर्न इंटरवल बनता है, अगर तो क्लास इंटरवल इक्वल है तो। क्योंकि क्लास विथ हमारी 10 10 10 10 10 थी और एंड में 20 आ रही है, तो क्लास विथ क्योंकि बदल गई, क्लास विथ चेंज हो गई। तो ऐसे इंटरवल जिनकी क्लास विथ चेंज हो जाए या डिफरेंट हो, एक की भी डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल।
और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस के अंदर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होंगे, और उस केस में फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे फैसला नहीं होता, बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हैज टू बी फाउंड, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालना पड़ेगा। तो अब कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ के मुताबिक आप देखें, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ कितनी है भाई? यहाँ मैंने लिखा था 60/10, इट्स 6। 80/10 इज 8। फिर 65/10 इज 6.5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 70/10 इज 7। फिर 105/20 क्लास विड्थ जो है इज इक्वल टू 5.25। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आपकी आ गई। अब इन तमाम फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज में से किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? अब देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 8 है। और ये किस इंटरवल की है? ये इंटरवल जो है 10 से 20 वाला इंटरवल है। तो इसका मतलब अगर क्लास इंटरवल इक्वल होंगे तो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे फंसता हो जाएगा, बट अगर अनइक्वल होंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। मैंने जो मिसाल ली उसमें अनइक्वल है, लिहाजा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ी। तमाम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के बाद, जिसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ है, हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले इंटरवल को अलग कर दिया, वो इंटरवल 10 से 20 का। मीडियन क्लास इंटरवल 10 से 20। मीन निकालना सिखा दिया, एस्टिमेटेड मीडियन निकालना सिखा दिया, मोड भी निकालना सिखा दिया। तीनों कैटेगरीज में मैंने आपको मीन मीडियन मोड निकालना सिखा दिया। मुझे एक्नॉलेजमेंट दे, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है? इज एवरीथिंग क्लियर, या कुछ पूछना चाहते हो?
अच्छा जी, अब हमने ये कर लिया राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं विच ऑफ द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी इज द मोस्ट रिलायबल ना। ये कहीं कहीं गुफ्तगू इस्तेमाल आती है कि हमसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा मेजर सबसे ज़्यादा रिलायबल है। तो ये बात आप याद रख लें कि मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर if there are no outliers, extremely large or small values, because it uses all the values in the data set to give us the average. मीन का फायदा ये है कि सबसे ज्यादा रिलायबल वैसे मीन है अगर कोई आउटलायर्स नहीं। आउटलायर्स क्या मतलब? आउटलायर्स का क्या मतलब? आउटलायर्स वो वैल्यूज होती हैं जो हद से ज्यादा या हद से कम है। मिसाल है, अगर एक 50 मार्क्स मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, उसमें वो टेस्ट बच्चों को मुश्किल लगा तो नॉर्मल बच्चों के 60s और 70s के दरमियान है, 60s में आए या 60s में आए, सही है। और क्लास में एक बच्चा ऐसा था या दो बच्चे ऐसे थे जो 95 या 100 ले आए, फुल ले आए मार्क्स, या नियर टू फुल ले आए या फुल ले आए। तो उस वजह से हुआ कि जब एवरेज परसेंटेज निकाली गई तो वो 70s में चली गई। अब 5 बच्चे मिसाल है, 3 बच्चे जो है उनके आपके 60s में मार्क्स आए और एक दो बच्चों के मार्क्स 95 प्लस है, तो उस केस में एवरेज हमारी 70s में चली गई। अब भाई हर बच्चे के मार्क्स तो 70s में नहीं है ना, बच्चे को मार्क्स तो 60s में। तो इक्का दुक्का बच्चा जो अगर मेरा ज्यादा लेकर आ रहा है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 9 स्टूडेंट्स के अलग मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट वाहिद है जो बहुत ही ज्यादा या बहुत ही हाई या बहुत ही लो मार्क्स ले आया। उसकी वजह से परसेंटेज की जो ओवरऑल परसेंटेज है ना, जो ओवर एवरेज है वो, अगर वो बहुत बच्चा वीक है 0 मार्क्स लेकर आया तो परसेंटेज कम हो जाती है उसकी वजह से, और उसकी वजह से परसेंटेज बढ़ सकती है अगर वो फुल मार्क्स लेकर आया। तो इसका मतलब ये मीन क्योंकि तमाम वैल्यूज को कंसिडरेशन में लेता है ना, मीन निकालने के लिए तमाम वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। लिहाजा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल द वैल्यूज, लिहाजा जब मीन निकालने के लिए हम तमाम वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, लिहाजा उसमें आउटलायर से अफेक्ट होने का चांस सबसे ज्यादा है। ऐसी वैल्यू जो बहुत छोटी हैं या बहुत बड़ी हैं वो हमारे मीन को अफेक्ट कर देती है। इसीलिए बेहतर ये होता है कि जो है वो मीन को सिर्फ तब लिया जाए जब आउटलायर्स डाटा में मौजूद ना हो। अच्छा, आउटलायर्स आपको नजर आ जाते हैं कि अगर लेट सपोज बाज़ औक़ात नंबर ऐसे होते हैं 10, 15, 20, 30 इस तरह के नंबर्स होते हैं, और अचानक एक नंबर लिखा हुआ होता है एग्जाम में 200 या 300, इसका मतलब वो इतनी हाई वैल्यू है या वो इतनी लो वैल्यू है। अगर बाकी सब हाई और अचानक लो वैल्यू दी हुई हो, या बहुत सारे लो और एंड में एक अचानक हाई दी हुई हो, बहुत ज्यादा हाई हो जो पूरे एवरेज को चेंज करके रख दे, तो ऐसी वैल्यू को आउटलायर कहा जाता है, जिसकी वजह से एवरेज डिस्टॉर्ट हो जाती है और मीन सही आंसर नहीं दे पाता, तो मीन रिलायबल नहीं रहता। तो मीन, हम मीन पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि ये पूरे डाटा को कंसिडरेशन में करता लेता है, लेकिन अगर कोई आउटलायर्स मौजूद हैं तो फिर तमाम डाटा को लेना एक अपने आप में मसला है। इसलिए फिर उस केस में हम मीन नहीं लेते बल्कि मीडियन को प्रेफर करते हैं। क्यों भाई? मीडियन का कमाल ये है कि मीडियन कहता है पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करने की वजह से क्या होता है, आउटलायर्स जो है ना कोनों पे रह जाते हैं, बहुत छोटी वाली वैल्यू शुरू में आ जाती है। अगर असेंडिंग है तो छोटी छोटी वाली जो है शुरू में आ गई, बड़ी वाली एंड में आ गई। डिसेंडिंग है तो बड़ी वाली शुरू में आ गई और छोटी वाली एंड में आ गई, लेकिन वो साइड्स पे रह जाती है। और मीडियन तो मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो आउटलायर्स वाली वैल्यूज जो है वो मीडियन की कैलकुलेशन पे अफेक्ट नहीं करती। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि अगर आउटलायर्स हैं तो फिर मीन लेने से नुकसान होगा, मीन लेने से डिस्टॉर्शन होगी, तो मीन नहीं लेना, फिर मीडियन लेना है। और अगर आउटलायर्स नहीं है तो फिर मीडियन के बजाय मीन को लेंगे, क्योंकि वो तमाम डाटा को कंसिडरेशन में ले रहा है। तो mean is the most reliable measure if there are no outliers, because it uses all the values in the dataset to give us an average. Median is usually preferred when there are outliers in the dataset, as in such cases the value of the mean gets distorted. Therefore, in case of outliers, the median is better than the mean because it is not influenced by the extremely large or small values. क्यों influence नहीं हो रहा? क्योंकि वो ascending या descending में arrange करने की वजह से कोनों पे रह जाती है। अच्छा, मोड का तो कहानी है कि मोड को यूजुअली प्रेफर किया जाता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना मोड कभी आता ही नहीं है, और कभी होता है तो एक से ज्यादा होते हैं, तो फिर मसला होता है। और बाज़ औक़ात कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा है वो मोड बन गया, वो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। तो मोड इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड एज इट इज द लीस्ट रिलायबल मेजर। However, the mode will be the best measure of standard tendency as it is the only one appropriate to use when dealing with nominal or categorical data. मैंने कहा ना, कैटेगोरिकल डाटा के लिए, नॉमिनल डाटा के लिए जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, मोड बेस्ट है। एज सच डाटा सेट्स कैन नॉट बी ऑर्डर्ड, ऑर्डर किया जा नहीं सकता, एवरेज निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ नॉमिनल वेरिएबल बिकॉज द डाटा इज सॉर्टेड इनटू कैटेगरीज कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल। जैसे मिसाल है, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, किसी से पूछा किस में जाते हो, किसी ने कहा कार, किसी ने कहा बस, किसी ने कहा ट्रेन, किसी ने कहा बाइसिकल। तो ये तमाम नंबर्स वाले, ये नंबर्स नहीं है, ये
4 लोगों से पूछा या 10 लोगों से पूछा कि नंबर नहीं है, ये तो अल्फाबेट्स हैं, ये लेटर, ये वर्ड्स हैं बेसिकली। तो कार, बस, ट्रेन या बाइसाइकिल में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जिसकी आई वो बस थी। 50 लोगों से पूछा कि 30 लोगों ने कहा बस। तो हम समझ गए कि भाई बस मेरा मोड होगा। तो वैसे मोड को हम नहीं लेते क्योंकि वो लीस्ट रिलायबल है, बट अगर डाटा नॉमिनल या कैटेगोरिकल है तो उस केस में, क्योंकि ना ऑर्डरिंग हो सकती है ना उसका एवरेज निकल सकता है, लिहाजा ऐसे केस में हमारा जो है, जब कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल डाटा होगा तो ऐसे केस में जो सबसे मोस्ट रिकरिंग नंबर होगा वो हमारा मोड होता है, ये हमें पता है। लेकिन उस केस में मोड ही मेरा रिलायबल मेजर है, क्योंकि दैट इज द ओनली वन अप्रोप्रिएट टू यूज, क्योंकि ना मीन निकल सकता है ना मीडियन। जब मीन मीडियन दोनों नहीं निकल सकते क्योंकि नंबर न्यूमेरिकल नहीं है, जो डाटा है वो न्यूमेरिकल नहीं है, लिहाजा उस केस में हम मोड को प्रेफर करते हैं। कौन सा लीस्ट मोस्ट रिलायबल है भाई? मीन अगर कोई आउटलायर्स नहीं है, मीडियन अगर कोई आउटलायर्स है, और मोड अगर डाटा न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि कैटेगोरिकल या नॉमिनल डाटा है। ये लीस्ट लेवल वाली बात हो गई। नोट्स आपको मैंने कहा था कॉपी कर लीजिएगा, वो इंशाल्लाह आप फाइल भी भेजी हुई, आप कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम आ जाते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएशन पर। मुझे पता है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मीन, मीडियन, मोड निकालना हमने तीनों कैटेगरीज का सीख लिया, डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, डाटा टाइप 3, और ये भी समझ लिया कि सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर कौन सा है। कभी कभार एक नंबर का थ्योरेटिकल सवाल आता है तो आप जवाब दे सकेंगे उस थ्योरेटिकल पार्ट का, अगर आपने मेरी ये गुफ्तगू सुन ली है। तो यहाँ तक सब अमन है, कोई मसला तो नहीं आ रहा? हम्म, सही है। अब उस पर आए थे मेजर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम डिस्कस कर ली। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, और कॉमनली इट्स दे आर नोन एज एवरेजेस। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ वेरिएशन। डाटा कितना स्प्रेड आउट है, डाटा कितना फैला हुआ है। कभी अगर दो दो डाटा सेट्स को कंपेयर करना होता है ना, तो उन दो डाटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए मुझे उनका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी निकालना होता है और मेजर ऑफ स्प्रेड भी निकालना होता है। फिर उससे दो कमेंट्स होते हैं, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिस पर होते हैं और एक मेजर ऑफ स्प्रेड की बेसिस पर होते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर बात कर लेते हैं। A measure of spread, sometimes called a measure of dispersion, is used to describe the variability in a sample or population. वेरिएबिलिटी या स्प्रेड बताने के लिए होता है। इट इज यूजुअली यूज इन कंजंक्शन विद अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अकेले इसका कोई फायदा नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ इसको यूज करने का फायदा है, सच एज द मीन और मीडियन, टू प्रोवाइड एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ डाटा, ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के लिए हम ये एक कमेंट तो हम उसकी बेसिस पर कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड की बेसिस पर, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और एक कमेंट हम मेजर ऑफ स्प्रेड की बेसिस पर करते हैं। तो दो कमेंट इस तरह से हम देने की पोजीशन में होते हैं। So it is used in conjunction with a measure of general tendency such as the mean or median to provide an overall description of a set of data. A measure of spread gives us an idea of how well the mean, for example, represents the data. A measure of spread gives us an idea of how well the mean, for example, represents the data. मेजर स्प्रेड हमें ये बताता है कि अगर मीन लेट सपोज कोई वैल्यू आई है, तो मीन जो वैल्यू आई है वो कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि मेजर ऑफ स्प्रेड अगर बहुत ज्यादा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, हायर द मेजर ऑफ स्प्रेड, जितना ज्यादा स्प्रेड ज्यादा होगा उतनी कंसिस्टेंसी डाटा की कम होगी, और जितना स्प्रेड कम होगा उतनी ज्यादा डाटा की रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। So measure spread gives us an idea of how well the mean, for example, represents the data. If the spread of values in the data set is large, the mean is not as representative of the data. अगर spread बहुत ज्यादा है, numbers बहुत distant apart है, उसमें बहुत spread बहुत ज्यादा है, and which would mean the mean is not as representative of the data as if the spread of data is small. अगर spread बहुत ज्यादा है तो डाटा इतना रिलायबल नहीं, इनकंसिस्टेंसी है उसके अंदर। मतलब रिलायबल तो है, रिलायबल तो अलग मैटर है, सॉरी रिलायबिलिटी की बात नहीं होती। डाटा इतना कंसिस्टेंट नहीं, लैक्स कंसिस्टेंसी। अगर तो डाटा के अंदर हमने मेजर स्प्रेड निकाला और बहुत ज्यादा आया तो डाटा की कंसिस्टेंसी कम है, और उस वजह से हम कहेंगे कि द मीन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। इफ द स्प्रेड ऑफ द डाटा इज लार्ज, then this indicates inconsistency
The mean in such cases is not representative of the data as if the data spread of data is small. मतलब ज्यादा फायदेमंद क्या है, कंसिस्टेंसी के लिए, रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए क्या जरूरत है कि डाटा का स्प्रेड स्मॉल हो. This is because a large spread indicates that there are probably large differences between individual values. क्योंकि मीन तो आ गया, लेकिन लार्ज स्प्रेड का मतलब है कुछ वैल्यूज तो बहुत छोटी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, इतना फर्क है उनमें, इतनी वेरिएशन है कि मीन तो आना ही आना है कुछ ना कुछ. लेकिन फिर ये पता चल गया कि जो मीन आया ना वो इतना रिलायबल नहीं, क्योंकि हम कहेंगे भाई एवरेज परसेंटेज 55 आई. अब कुछ के बहुत कम है, कुछ के बहुत ज्यादा है. एवरेज 55 से जहन में ही आ रहा है कि सारे ही बच्चे लो हैं, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा गया तो काफी स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स भी आ रहे हैं. तो मीन की वैल्यू डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही सही से. This is because a large spread indicates that there are probably large differences between individual values. Variability is most commonly measured with the following descriptive statistics: range and interquartile range. बहुत सारे measures होते हैं हमारे सिलेबस में, जो measures और spread है वो है range और interquartile range. याद रखें, एक है रेंज और एक है इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिखाया जाएगा. इंटरक्वार्टाइल रेंज जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आप पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज का जिक्र होगा कि कैसे निकलती है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल कैसे निकलते हैं, वो सब आपको बाद में ब्रीफिंग दी जाएगी. अभी के लिए समझ लें कि अभी हम जो मेजर स्प्रेड पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंज. तो रेंज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू. डाटा में सबसे हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट निकालने की तो रेंज आ गई. हमें मिसाल देते, डाटा 1 से आते, यहाँ मैं मिसाल रेंज निकालता हूँ. लेट्स फाइंड द रेंज ओवर हियर. क्या होगी रेंज? सबसे बड़ा नंबर 9, सबसे छोटा 0. 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, रेंज इज 9. रेंज 9 हो गई. यहाँ आ जाए, सिमिलरली यहाँ भी रेंज आपकी 9 होगी. सेम टू सेम सिनेरियो. सिनेरियो यहाँ था, वही सिनेरियो नीचे रिपीट हो रहा हो. ठीक है, रेंज इज बेसिकली 9. अच्छा, फिर हम एग्जाम्पल 3 पे आए थे. सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई? सबसे छोटी नंबर टाइम, कम से कम टाइम कितना ले सकता है एक बंदा 0 से 10 के दरमियान. तो पहली क्लास की लोअर लिमिट और आखिरी क्लास की अपर लिमिट को माइनस करें तो रेंज हो गई 70 माइनस. यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ, वैल्यू चेंज कर दूंगा. क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया बेटा? हाँ, तो यहाँ जो रेंज हमारी आ जाएगी दैट इज 70 माइनस 0, एंड दैट इज 7. स्टैंडर्ड टेंडेंसी 3 होते. चलिए रिज्यूम करते हैं. था नेट डिस्कनेक्ट हो गया था 2 मिनट, एक डेढ़ मिनट के लिए. तो आई एम बैक नाउ. अच्छा, बात कर रहे थे हम, मेजर और स्प्रेड की बात कर रहे थे ना. तो मेजर और स्प्रेड जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, बताने का मकसद ये है. तो मैंने कहा था एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन मीडियन मोड, वो सीख लिए थे. और मेजर स्प्रेड हमारे सिलेबस में रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज. हमें क्या करना है, रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज दोनों हमें आनी चाहिए. तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर्स इन अ डाटा सेट.
एंड इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्प्रेड। और तरीका क्या है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। डाटा था वो अरेंज अरेंज और होता तो मसला ही नहीं है। अब जैसे ये अरेंज नहीं है तो उसमें सबसे बिगर आप ढूंढे 85, सबसे स्मॉलर ढूंढे इट्स 23। 85 माइनस 23 विल बी द रेंज एंड दैट इज 62। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से आपके पास रेंज आती है। अच्छा मैं यहाँ कुछ पढ़ रहा था, ये आपको मैंने पूरी कहानी पढ़ के बता दी थी। The difference between the highest and the lowest is range, and the interquartile range is the range of the middle half of a distribution, which is the upper quartile minus lower quartile, but this is to be taught later. अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है, खाली मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के बेसिस पे काम क्यों नहीं होता? ज्यादा अच्छा कंपैरिजन करने के लिए मेजर ऑफ स्प्रेड के, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के साथ साथ मेजर ऑफ स्प्रेड भी चाहिए होता है। अच्छा अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। कंसीडर टू सेट्स ऑफ डाटा गिवन बिलो, ईच डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ 7 वैल्यूज। अब इस डाटा सेट ए का मीन मीडियन मोड निकाले और डाटा सेट बी का भी आप मीन मीडियन मोड निकाले, तो मीन भी 60, मीडियन भी 60, मोड भी 60, और दोनों डाटा ऐसा डाटा बना हुआ है कि मीन मीडियन मोड, एक तो सेट ए का भी मीन मीडियन मोड 60, तीनों चीजें 60, और सेट बी का भी मीन मीडियन मोड 60। अब देखें ना, दोनों का मीन सेम होता ना 60, तो हम कहते चलो मीन की बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करते, मीडियन की बेसिस पे कर लेते। मीडियन देखा तो मीडियन भी 60, मोड देखा तो मोड भी 60, हर लिहाज से दोनों डाटा सेट का मीन मीडियन मोड 60। अब दोनों डाटा सेट पे कितना फर्क है? एक में आप देखें वैल्यूज करीब करीब है, इतना फासला नहीं है, और एक में वैल्यूज में इतना लो वैल्यू भी है, उतनी हाई वैल्यू भी है। दोनों डाटा सेट में वाजे तौर पर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, दोनों डाटा सेट इतने डिफरेंट है। लेकिन जब हमने मीन मीडियन मोड निकाला तो दोनों डाटा सेट 60 आ गया। तो सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिस पर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। हम कह रहे हैं दोनों डाटा, हम कह देंगे दोनों डाटा सेट सेम ही तो है, एवरेज सेम है, नहीं सेम नहीं है, डिफरेंस है। तो अब डिफरेंस निकालने के लिए हमने मेजर ऑफ स्प्रेड का सहारा लिया। देखें लिखा हुआ है, फॉर बोथ डाटा सेट्स मीन मीडियन मोड 60 है, although there is a clear difference between the two data sets, set B is more spread out than set A. The measures of central tendency यानी कि mean median mode do not give any indications of these differences. Spread एक का बहुत ज्यादा है कि बहुत फैला हुआ है, बहुत छोटे से बहुत बड़ी तक जा रही है मामला, और यहाँ ज्यादातर करीब करीब है। लेकिन measure of central tendency इसका कोई आइडिया नहीं दे रहा। The measure of central tendency do not give any indications of these differences. Therefore, it is necessary to use some measures of spread for making proper comparisons between the two sets of data. लिहाजा कुछ ऐसे comparisons, therefore it is necessary to use some measures of spread for making proper comparisons between the two sets of data. दो sets of data के लिए proper comparisons करना जरूरी होंगे। It is necessary to use some measures of spread for making proper comparisons between the two sets of data. दोनों सेट ऑफ डाटा के लिए प्रॉपर कंपैरिजंस करने के लिए ना सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम चलेगा, बल्कि मेजर ऑफ स्प्रेड भी निकालने पड़ेंगे। तो हमने जब स्प्रेड निकाला तो आप देख सकते हैं इसका स्प्रेड 72 माइनस 48 आएगा 24, और इसका आपका स्प्रेड आएगा 120 माइनस 0 120। अब इसका आप वाजे तौर पे आप कहेंगे जिसकी रेंज ज्यादा है, आप कहेंगे द डाटा सेट बी इज मोर स्प्रेड आउट एंड डाटा सेट ए इज लेस स्प्रेड आउट। या कंपैरिजन करें तो डाटा सेट बी इज मोर स्प्रेड आउट देन डाटा सेट ए। Set B is more spread out. The values in set B are more spread out than values in set A. The higher the spread, the lower the consistency of the data. Lower the spread, या high, हाँ बिल्कुल सही। Higher the spread, lower the consistency. Lower the spread, higher the consistency of the data. इसकी एक मिसाल क्रिकेट टीम के स्कोर्स है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दो टीम्स हैं। मिसाल ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का एवरेज स्कोर निकाला गया। लास्ट 5 मैचेस में एवरेज स्कोर 250 आया, मिसाल 250 एवरेज स्कोर आया 50-50 ओवर्स के अंदर। लेकिन जब हमने स्प्रेड आउट देखा तो पाकिस्तान में कभी तो स्कोर बहुत ज्यादा है और कभी स्कोर्स बहुत कम है। तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा है, रेंज उसकी ज्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस आपको पता है ज्यादातर कंसिस्टेंट होती है, तो उसके रेंज निकाली, स्प्रेड निकाला गया, तो उसका रेंज जो है वो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कम थी। इसका मतलब हमने कहा ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो याद रखें, हायर द स्प्रेड लेसर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा, एंड लेसर द स्प्रेड हायर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं दोनों बातें, सही है। फिर हमने एग्जाम्पल में रेंज निकालना सीखा, और रेंज का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो भी अफेक्ट हो जाता है आउटलायर से। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेंज इज दैट इट डज नॉट मेजर द स्प्रेड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट, it only measures the spread between the highest and lowest values. Therefore the range is very sensitive to the presence of outliers. As a result, other measures of spread are required in order to give a better picture of the data spread. Spread के लिए और measures ज्यादा बेहतर वाले भी होते हैं। इसके अलावा ज्यादा स्प्रेड हमारे ओल्ड सिलेबस में नहीं है। दो ही मेजर ऑफ स्प्रेड है, एक रेंज और एक इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज तो मैंने कवर कर लिया, इंटरक्वार्टाइल रेंज
टू बी कवर्ड विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो कि आपको बाद में कवर करवा दिया जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज का सिलसिला। ये आपका बाद में अच्छी तरह से इंटरक्वार्टाइल रेंज वाली बात इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगी। सही है। तो अभी के लिए ये समझ लें, अभी के लिए ये बात समझ लें कि इंटरक्वार्टाइल रेंज अगर आपको निकालना सीखनी है तो ये हम बाद में सीखेंगे, बट रेंज एक तो निकलती कैसे है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लेकिन इसका नुकसान ये है कि दिस इज वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। आउटलायर्स की वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये, और ये अफेक्ट हो जाती है आउटलायर्स से। आउटलायर्स इसको अफेक्ट कर देते हैं। ये बात अपने जहनो गुमान में बिल्कुल अच्छी तरह बिठा दें कि आउटलायर्स अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई और मेजर नहीं है तो फिर हम अभी खाली रेंज पे फोकस कर रहे हैं, आगे हम और मेजर सीखेंगे। जैसे मीन इफेक्ट होता है ना आउटलायर से, वैसे रेंज भी इफेक्ट होती है। सोचे ना सारा डाटा सही है, कंसिस्टेंट डाटा है, अचानक एक नंबर जीरो आ जाए। अब कहाँ हमारी रेंज 72 - 48 थी, और अचानक नंबर जीरो आने की वजह से रेंज हमारी 24 से 72 हो गई। अब बाकी सारा डाटा तो कंसिस्टेंट है ना, खाली एक वैल्यू की वजह से रेंज इतनी ज्यादा हो गई, ऐसा लगने लगा कि डाटा इनकंसिस्टेंट है। आउटलायर्स की वजह से रेंज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। बहरहाल ये इतनी इतनी ज्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन का टेंशन ना ले, क्योंकि ओ लेवल से ज्यादा ये ए लेवल्स में आती है डिस्कशंस S1 के पेपर में। ओ लेवल्स में इतनी ज्यादा नहीं, कभी एक नंबर के लिए गुफ्तगू आती है, जितना समझाया उसमें इंशाल्लाह वो डिस्कशन निकल जाएगी। पास में आप देखेंगे तो मसला नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्नॉलेजमेंट दे दें तो क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। सही है। अब इसके नोट्स, ये कैटेगरी एक मुकम्मल की है, इसके नोट्स वगैरह प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोई चीज़ मजीद डिस्कस करनी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अगली क्लास में अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को ये भी खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।